हेलो स्टूडेंट, निशांत क्लासेस की ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, दिस इज नवीन बरोदिया, बायोलॉजी फैकल्टी ऑफ निशांत क्लासेस, कोटा, राजस्थान। हमने त्वचा के पहले स्तर यानी कि एपिडर्मिस की स्टडी कर ली थी। इसके बाद त्वचा का सेकंड स्तर या दूसरा स्तर जो आता है उसे बोलते हैं डर्मिस। डर्मिस के बारे में हमने थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लिया था कि डर्मिस में क्या क्या संरचनाएं उपस्थित होती हैं और डर्मिस कहाँ स्थित होती हैं। डर्मिस को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, जिसमें से पहला स्तर आता है पेपिलरी स्तर, इसको पेपिलरी लेयर बोलते हैं। सेकंड स्तर आता है जालिका स्तर, जिसको रेटिकुलर लेयर कहते हैं। हम लोग इसको अभी डायग्राम में देख लेंगे। हम इन दोनों स्तरों की जो अध्ययन या स्टडी करेंगे वो हम कंपैरिजन करते हुए करेंगे, ताकि हमें दोनों स्तरों में थोड़ा सा कंपेयर या अंतर आसानी से समझ में आ सके। तो आइए हम दोनों स्तरों को पहले डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखिए, मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ब्राउन कलर का जो ऊपरी स्तर है वो बोलते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद लाइट पिंक कलर का येलो के जस्ट ऊपर वाला जो यहाँ से यहाँ तक का जो है इसे डर्मिस बोलते हैं। डर्मिस को मैंने दो भागों में बांटा है। पहला है पेपिलरी लेयर यानी पेपिलरी स्तर, दूसरा जालिका स्तर जिसको बोलते हैं रेटिकुलर स्तर। यहाँ पर जो ये लाइनिंग दिख रही है ये पतली सी ये है, यह पतला स्तर सबसे बाहरी स्तर होता है चर्म का, जो कि एपिडर्मिस से लगा हुआ होता है। ये वाला भारी पतला स्तर जो होता है इसे बोलते हैं पेपिलरी स्तर या पेपिलरी लेयर। इस पेपिलरी लेयर के अंदर कोलेजन और इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही पतले और कम मात्रा में होते हैं। यहाँ पर इस स्तर में रक्त वाहिनियों की मात्रा बहुत अधिक होती है। इन्हीं रक्त वाहिनियों के द्वारा एपिडर्मिस के सबसे आंतरिक स्तर को पोषण प्राप्त होता है, यानी कि जो डर्मिस या चर्म है इसकी पेपिलरी में उपस्थित रक्त वाहिनियां एपिडर्मिस की कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। तो ये होता है पहला सबसे बाहरी चर्म का स्तर पेपिलरी लेयर। इसके बाद ये लाइट पिंक कलर का स्तर जो है यह होता है सेकंड स्तर, जो कि बहुत मोटा स्तर है डर्मिस का। इसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलर लेयर या जालिका स्तर। जालिका स्तर जो है इसके अंदर ही संपूर्ण महत्वपूर्ण रचनाएं या संरचनाएं पाई जाती हैं, यानी कि जो त्वक ग्रंथियां हैं, कुछ पेशियां हैं, रोम हैं, ये संपूर्ण संरचनाएं हैं जो हैं वो डर्मिस या चर्म की सेकंड लेयर या स्तर रेटिकुलर लेयर के अंदर पाई जाती है, जो कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। मैं दूसरे डायग्राम में दिखा देता हूँ कि रेटिकुलर लेयर के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। डर्मिस का दूसरा स्तर दिखाने से पहले एक संरचना और है पेपिलरी लेयर के अंदर। पेपिलरी लेयर के अंदर जो ये देखिए अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जो कर्सर से दिखा रहा हूँ मैं। ये अंगुली नुमा प्रवर्ध जो होते हैं इनको हम लोग डर्मल पेपिली कहते हैं। ये याद रखिएगा कि इसकी जो सबसे पतली लेयर जो पेपिलरी लेयर थी, इसमें अंगुली नुमा प्रवर्ध को हम लोग डर्मल पेपिली कहते हैं। इसके बाद आता है सेकंड रेटिकुलर लेयर, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं दूसरे डायग्राम में दिखाता हूँ कि इसके अंदर महत्वपूर्ण संरचनाएं कौन कौन सी पाई जाती है। ये देखिए, ये भी हमारी त्वचा का ही डायग्राम है, जिसके अंदर ये ऊपर वाला जो है ये ब्लैक कलर का ब्राउन कलर का दिख रहा है, इसमें ये एपिडर्मिस है, नीचे वाला पूरा डर्मिस भाग है। देखो, डर्मिस वाले भाग में जो ऊपर है ये पतली सी लेयर, ये तो है पेपिलरी लेयर, और सेकंड वाली लेयर है वो रेटिकुलर लेयर है, जिसके अंदर संपूर्ण संरचनाएं पाई जाती है। देखो इसके अंदर कौन कौन सी है। देखिए, मैंने बताया था डर्मिस की जो रेटिकुलर लेयर है इसके अंदर बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। त्वक ग्रंथियां, मांसपेशियां, इसके अलावा रोम पुटिका इत्यादि ये संरचनाएं पाई जाती हैं। ये सभी संरचनाएं ये देखिए यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ये व्हाइट कलर की जो है इसके श्वेत ग्रंथि यानी पसीना ग्रंथि को बोलते हैं। उसके बाद ये आता है जिसको कि रोम पुटिका कहते हैं, ये खुला हुआ भाग व्हाइट कलर का। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर सीबेसियस ग्रंथि है, जिनको ऑयल ग्रंथि भी कहते हैं। उसके बाद ये हेयर फॉलिकल है, रोम पुटिका इसको बोला जाता है। ये संपूर्ण संरचनाएं चर्म के दूसरे स्तर यानी कि रेटिकुलर लेयर के अंदर पाई जाती है। तो ये हमने दोनों लेयर यानी स्तरों की यहाँ पर कंपैरिजन कर लिया है, पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर की। एक बार यहाँ पर देख लीजिए। देखो, ये एपिडर्मिस का सबसे पतला और भारी स्तर होता है पेपिलरी स्तर। इधर रेटिकुलर जो है पेपिलरी लेयर की कंपैरिजन में सबसे आंतरिक स्तर है और मोटा होता है।
मैंने बोला था कि पेपिलियर लेयर के अंदर कोलेजन और इलास्टिन तंतु होते हैं, कम मात्रा में होते हैं, रक्त वाहिनियां अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, क्योंकि ये एपिडर्मिस की कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। रेटिकुलर लेयर के अंदर कोलेजन और इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं, लेकिन ये अधिक मोटे होते हैं और यह सघन मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर रेटिकुलर लेयर को यह दृढ़ता या कि मजबूती प्रदान करते हैं, ये दोनों कोलेजन और इलास्टिन तंतु। और इसके अंदर मैंने बोला था कि रेटिकुलर लेयर ही वो लेयर होती है जिसके अंदर संपूर्ण संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि त्वक ग्रंथियां, पेशियां, रोमपुटिका आदि, जो कि मैंने अभी डायग्राम में बताई थी। तो ये है इन दोनों लेयरों का कंपैरिजन। तो यह डर्मिस भाग। इसके बाद त्वचा का एक थर्ड लेयर या तीसरा भाग आता है जिसको हाइपोडर्मिस कहते हैं, जो कि सबसे आंतरिक स्तर होता है त्वचा का। स्टार्टिंग में मैंने बोला था आपको कि यहाँ पर चर्म के केवल 2 स्तर होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस, लेकिन एक्चुअली में 3 स्तर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। लेकिन आपके चैप्टर 21 में हाइपोडर्मिस के बारे में ज़्यादा नहीं दिया हुआ था, इसलिए मैंने वहाँ पर उस टाइम को उसको मेंशन नहीं किया था। एक्चुअली में चर्म के 3 स्तर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो लास्ट स्तर और है जिसको बोलते हैं हम लोग हाइपोडर्मिस या वसीय स्तर बोला जाता है। वसीय स्तर जो है वो त्वचा का सबसे आंतरिक और मोटा स्तर होता है। इसके अंदर एडिपोज ऊतक और अंतराली संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। एडिपोज यानी कि वसीय ऊतक, इनको हिंदी में बोला जाता है। वसीय ऊतकों के कारण ही इस स्तर को हम लोग वसीय स्तर कहा जाता है। वसीय ऊतकों की उपस्थिति की वजह से इन्हें वसीय स्तर कहा जाता है। देखो यहाँ पर हाइपोडर्मिस को अदर नेम क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं, और एडिपोज टिश्यू की उपस्थिति के कारण वसीय स्तर भी कहा जाता है। इस स्तर में क्या होता है कि जो वसीय ऊतक है वो हमारे शरीर से ऊष्मा की हानि को रोकते हैं, जिससे ये हमारे शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद करती। हम जब ठंड के दिनों में या भारी ठंड में जाते हैं तो हमारे शरीर की ऊष्मा ज़्यादा उत्सर्जित होकर हमारा जो है तापमान जो है वो घटे ना। तो यह हाइपोडर्मिस जो लेयर है, इसके एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं, हमारी जो शरीर है इसकी ऊष्मा को बाहर उत्सर्जित होने से रोकते हैं और हमारा टेम्परेचर या तापमान शरीर का बनाए रखते हैं। तो यह हमारे शरीर का तापमान बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण लेयर होती है, और यह हमारे शरीर को एक सुडौलपन भी प्रदान करती है। क्योंकि यह वसीय स्तर है तो हमारी त्वचा जो है वो एकदम सुडौल सी दिखती है बाहर से, क्योंकि यह हमारी त्वचा जो है इसको एक सुडौलपन प्रदान करता है, क्योंकि मोटा स्तर है, वसीय स्तर है, त्वचा को बहुत अच्छे से आकृति प्रदान करता है। तो इससे हमारी शरीर की आकृति या सुडौलपन अच्छा दिखता है। इसके अलावा एक चीज़ ये और याद रखिएगा कि यह त्वचा का सबसे आंतरिक स्तर है। तो यह सबसे आंतरिक स्तर होने की वजह से जो इसके त्वचा के बाद हड्डियां और मांसपेशियां जो स्टार्ट हो जाती हैं, तो यह अधिचर्म और चर्म को हड्डियों और मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करता है। क्योंकि अधिचर्म और चर्म के बाद यह स्तर पाया जाता है और हड्डियों और मांसपेशियों को इनसे जोड़ने का कार्य करता है। जब हम लोग डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो एक चीज़ याद रखिएगा को वो बहुत ज़्यादा डीपली इंजेक्ट करता है सुई को। तो इंजेक्शन को लगाते हुए वो इसी वसीय स्तर के अंदर इंजेक्शन लगाता है, ये याद रखिएगा। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डीपली इंजेक्ट करता है इंजेक्शन को। इसके बाद त्वचा से कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं जो व्युत्पन्न होती है, जिनके एग्जाम्पल ये हैं, एक तो रोम और नाखून। तो हमारे अंदर हमारे जो इस चैप्टर है इंटेगुमेंट्री सिस्टम, इसके अंदर एक व्युत्पन्न संरचना थोड़ी सी डिटेल में दी हुई है जिसको बोलते हैं रोम या हेयर, जिसकी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, देन सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।